सो इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट पेस्ट एनालिसिस, और पेस्ट एनालिसिस के अंदर हमने बात की कि हाउ टू एनालाइज द एनवायरनमेंट ऑफ अ सर्टेन इकोनॉमी दैट, या फिर यूं भी कह सकते हो कि एक कंपनी का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको एनालाइज करने के लिए जो मॉडल यूज करते हैं उसको कहते हैं पेस्ट एनालिसिस। और ओवरऑल स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करने के लिए हम जो मॉडल यूज कर सकते हैं उसको कहते हैं सॉट एनालिसिस। और ये सब क्यों हो रहा था? Because we wanted to see and we wanted to design a business strategy. And for that, we have to first strategically analyze the current position. And in order to strategically analyze the current position, it's क्या क्या कर सकते हैं हम, कौन कौन से मॉडल चल रहे हैं हमारे पास स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर। हमारे पास जो पहला मॉडल आ गया उस मॉडल को हम कहते हैं सॉट एनालिसिस। सॉट सही है। और सॉट एनालिसिस इज यूज्ड फॉर द overall strategic analysis। और सेकंड हमने किया पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और थर्ड जो अभी हम मॉडल करने लगे हैं उसको कहते हैं, लिख लो अपने पास, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल। पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल जिसका क्या यूज होता है अभी पढ़ेंगे हम इसको, आज ही इसका ऑब्जेक्टिव है पोर्टर्स फाइव फोर्सेस। दिस इज यूज्ड टू एनालाइज a certain industry, to analyze a certain इंडस्ट्री। जैसे सॉट तो हमारा ओवरऑल स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हो जाता है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। पेस्ट जो है वो हमारा एनवायरनमेंट एनालाइज करने में हमें हेल्प करता है। और पोर्टर्स फाइव फोर्सेस जो है, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल इज बेसिकली यूज्ड टू एनालाइज द इंडस्ट्री दैट अ बिजनेस ऑपरेट्स इन। इंडस्ट्री क्या हो, इंडस्ट्री पता है क्या? बिजनेस और इंडस्ट्री सेम होता है। थर्ड मॉडल करने लगे हैं पोर्टर्स फाइव फोर्सेस। क्या बिजनेस और इंडस्ट्री सेम होता है? जैसे अगर कोई, जैसे होंडा, होंडा इज अ बिजनेस, टोयोटा इज अनदर बिजनेस, किया मोटर्स इज अनदर बिजनेस। बट अगर मैं कह दूं ऑटोमोबाइल्स, तो ऑटोमोबाइल्स इज एन इंडस्ट्री। सही है। आउटफिटर्स इज अ बिजनेस, खाड़ी इज अनदर बिजनेस, लेवाइज इज अनदर बिजनेस, जे डॉट इज अनदर बिजनेस। बट गारमेंट्स कह दूं या फैशन कह दूं, दैट्स इन इंडस्ट्री। सही है। अगर एक और कोई और कौन सी, जैज इज अ बिजनेस, टेलीनॉर इज अनदर बिजनेस, यूफोन इज अनदर बिजनेस, जोंग इज अनदर बिजनेस, बट टेलीकम्युनिकेशन इज अ सर्टेन इंडस्ट्री। अच्छा सही है। अब अगर मुझे इंडस्ट्री को एनालाइज करना है, और क्या हमें इंडस्ट्री को एनालाइज, जैसे मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करता हूँ, टीचिंग इंडस्ट्री है या एजुकेशन इंडस्ट्री है, तो क्या मुझे अपनी इंडस्ट्री को एनालाइज करना चाहिए? क्या मुझे पता होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ वो इंडस्ट्री के क्या सीन्स हैं, क्या अच्छी इंडस्ट्री है, क्या उसमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, how attractive that industry is, how profitable that industry is. I'll have to analyze that industry continuously. Similarly, every business will be analyzing that how their industry is changing, because I need to know my industry. That's how I grow. That's how I make good decisions. If I know that whether the industry is good to operate in or whether the industry is not too good. Yes, बल्कि जरूरी भी नहीं है कि आप ऑपरेट कर रहे हो, पता है। वैसे तो तीन सिचुएशंस होती हैं, तीन सिचुएशंस होती हैं जहां पे मुझे ये मॉडल हेल्प कर सकता है। व्हेन when investing in a certain industry, यानी कि अगर मैं किसी इंडस्ट्री में पैसे लगा रहा हूँ, अगर एक बंदे के पास पैसे हों, क्या वो सिर्फ एक ही कोई ऑप्शन इन्वेस्ट करने का? ऑप्शन तो बहुत है। बैंकिंग सेक्टर में लगा सकते हो, इंश्योरेंस में लगा सकते हो, एजुकेशन में लगा सकते हो, हॉस्पिटल्स में लगा सकते हो, कपड़ों के काम में लगा सकते हो, कुछ भी, मतलब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। और बिफोर आई मेक एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन आई शुड एनालाइज दैट वेदर दैट इंडस्ट्री इज गुड इनफ टू इन्वेस्ट इन, वेदर उस इंडस्ट्री में पैसा लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तब ये मॉडल मुझे काम आ जाता है, पोर्टर्स फाइव फोर्सेस। क्योंकि मैं देखूंगा कि यार उस इंडस्ट्री में क्या वो वर्थ इट है इंडस्ट्री, उस वक्त मुझे ये मॉडल काम आता है। दूसरा, वेदर टू डाइवेस्ट फ्रॉम एन इंडस्ट्री, फ्रॉम एन इंडस्ट्री। यानी कि डाइवेस्ट इज एन ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्ट। यानी मैं ये सोचता हूँ कि
अगर मैं किसी इंडस्ट्री से बाहर आना चाहता हूँ, जैसे जैसे वारिद, वारिद वॉज अ गुड बिजनेस, वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेस, बट जैज ने उसको खरीद लिया ना, अब तो पता है ना। तो वारिद वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, अच्छे प्रॉफिट से, अच्छे नंबर ऑफ कस्टमर्स थे, सब कुछ सही चल रहा था, बट दे डिसाइडेड टू सेल देयर शेयर्स टू जैज। व्हाई? आई थिंक सो, वो इसलिए क्योंकि वारिद को समझ आ गया था कि ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री चल रही है हमारी अभी, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री आहिस्ते आहिस्ते वैनिश हो जाएगी, डेफिनेटली वैनिश हो जाएगी। क्यों वैनिश हो जाएगी, क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। अब हम फोन कब यूज, मतलब फोन आने और जाने के लिए यूज कर लेते हैं मैक्सिमम, अपना जो हमारा जो टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं। तो लेकिन उसके अलावा क्या काम है? मैसेजेस हम कब करते हैं? हम कुछ भी तो नहीं करते उस नंबर से, सिर्फ व्हाट्सएप पे डालने के लिए काम आ जाता है बस। तो नंबर जो है ना, उसकी टेलीकॉम इंडस्ट्री आहिस्ते आहिस्ते खत्म होगी डेफिनेटली, एंड द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू रिप्लेस इट समहाउ, आई डोंट नो हाउ, बट इट इज गोइंग टू डू दैट डेफिनेटली। वो ये थोड़ी बार बार नैनो सिम और कट रही है और डाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, वो तो ई सिम भी आ गई है अब तो, तुम्हें पता ही बात है ना। तो the point is that they decided to divest from this telecom industry because they knew it that sooner or later it's the right time to just sell off shares, enjoy the goodwill, enjoy the profits, and then just get out of it. That's how you think. समझ आए? और तीसरी भी सिचुएशन होती है, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, वैसे समझ ऐसे नहीं आएगी वरना। पोर्टर्स फाइव फोर्सेस पे लिखो, मैं लिखवाता हूँ। माइकल पोर्टर सजेस्टेड, बंदे का नाम था माइकल पोर्टर, that in order to analyze that in order to analyze the profitability, Michael Porter suggested that in order to analyze the profitability and attractiveness of a certain industry, Michael Porter suggested that in order to analyze the profitability and attractiveness of a certain industry, Michael Porter suggested that in order to analyze the profitability and attractiveness of a certain industry, it should be analyzed using the five main forces. It should be analyzed using the five मेन एंगल्स, फाइव मेन फोर्सेस। माइकल पोर्टर ने कहा था कि अगर आप अपनी इंडस्ट्री को एनालाइज करना चाहते हो, तो आप उसको पांच मेन डायरेक्शन से, पांच मेन एंगल से असेस कर लोगे, तो पता चल जाएगा दैट वेदर दैट इंडस्ट्री इज enough for your, let's say, for your profits and attractiveness, whether that industry is profitable and attractive, and whether uh, उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या अब उस इंडस्ट्री से डाइवेस्ट कर देना चाहिए या डाइवेस्ट अभी नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हमें माइकल पोर्टर ने सिखाई कि कैसे करते हैं इंडस्ट्री को एनालाइज। और उसके लिए जो उन्होंने फर्स्ट, मिस्टर जो भी है ये माइकल पोर्टर, इसने कहा था सबसे पहले जो है ना, आप देख लो उस इंडस्ट्री में पावर ऑफ बायर्स। क्या देख लो, उसने कहा था पावर ऑफ बायर्स। पावर ऑफ बायर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर एक एजुकेशन सेक्टर, तुम लोग जैसे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैं अगर अपनी एजुकेशन या टीचिंग इंडस्ट्री को एनालाइज करना चाहता हूँ, और मैं पोर्टर फाइव फोर्सेस का मॉडल यूज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे देखना चाहिए कि ये जो बायर्स हैं, वो बायर्स कितने पावरफुल है, हाउ पावरफुल द बायर्स आर। मुझे बताओ वैसे तुम लोग के माइंड में क्या थॉट आता होगा वैसे, आर द बायर्स मोर हाईली पावरफुल और नॉट मच पावरफुल? They are highly powerful. The buyers are powerful. Why? They are powerful because they have different options. They can easily switch. अगर आपकी सर्विसेज अच्छी नहीं होंगी तो they can easily switch. ऐसे ही है ना। यानी कि वो जब कंपटीशन भी ज्यादा होता है ना, तो फिर उसमें पावर ऑफ बायर्स आहिस्ते आहिस्ते बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर बायर्स आपको अपनी टर्म्स डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं। समझ आ रहा है? और जब टर्म्स वो डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसमें आपको बार बार डिस्काउंट दे दो, कम कर दो प्राइस, ये वाले मसले पढ़ने पड़ते हैं। एंड इफ द बायर्स आर हाईली पावरफुल, देन दैट इंडस्ट्री माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल और अट्रैक्टिव, अगर हम उसको एनालाइज करना चाहें तो। समझ आ रहा है? और हम तो चाहते होंगे कि हमारे बायर्स की पावर कम से कम हो, क्योंकि बायर जितना कम पावरफुल होगा, उतना हम अपने टर्म्स उसको डिक्टेट, जैसे अगर हम कराची के अंदर पावर सेक्टर को एनालाइज करें, पावर सेक्टर जिसमें के इलेक्ट्रिक है, मेनली सोलर पैनल, सोलर सिस्टम्स भी हैं, बट वो फिर बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन के इलेक्ट्रिक बैठ के अगर अपने पावर सेक्टर को एनालाइज कर रहा है और वो देख रहा है कि पावर ऑफ बायर्स ज्यादा या कम है, तो व्हाट डू यू थिंक? हमारी, अगर हम के इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर है, अगर हम कराची में, अगर कराची से बाहर है तो नहीं, बट अगर कराची में है,
और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम के इलेक्ट्रिक से लाइट खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी खरीद सकते हैं. सो वी डोंट हैव एनी पावर. दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन इंक्रीज द प्राइसेस, दे कैन डू इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, वट एवर दे लाइक, दे कैन इजिली एक्सप्लॉइट. करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन बायर्स की पावर अगर ज्यादा है तो उस इंडस्ट्री में इतना काम करने में मजा नहीं आता. बट जब बायर्स की पावर कम होगी तो फिर उस इंडस्ट्री में काम करने में आपको मजा आता है, क्योंकि नाउ यू कैन एक्चुअली इंक्रीज प्राइसेस, यू कैन, समझ आए. और पावर, एक आप देख लो पावर ऑफ बायर्स. सेकंड फोर्स इस माइकल पोर्टर ने बताई थी, देख लो पावर ऑफ सप्लायर्स, दैट हाउ पावरफुल योर सप्लायर्स आर. क्या आप अपने सप्लायर को अपने टर्म्स डिक्टेट करते हो या आपका सप्लायर आपको अपने टर्म्स डिक्टेट करता है? व्हाट इज, जैसे एजुकेशन सेक्टर के टीचिंग मेरे लिए, अब जैसे मैं बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं जो मुझे प्रिंटिंग का काम करके देते हैं, नोट्स की प्रिंटिंग और ये सारी जो चीज़ें होती है, डिजाइनिंग का काम होता है, पोस्ट वगैरह बनवाने होते हैं, वो भी सप्लायर होते हैं. तो अब मुझे बताओ, जो प्रिंटिंग का काम करते हैं मेरे लिए, वुड दे बी हाईली पावरफुल और दे विल नॉट मच बी पावरफुल? क्या मेरे प्रिंटर्स, अगर वो मुझे प्रिंटिंग का क्वालिटी अच्छी नहीं देते या रेट अच्छा नहीं देते तो मैं क्या कहूँगा, ठीक है यार ब्रो, आप किसी और से करा लेता हूँ. अगर मुझे पोस्ट अच्छे डिजाइन नहीं देगा या क्रिएटिविटी अच्छी नहीं लगेगी तो आई माइट से कि यार छोड़ो यार, मैं अपना किसी और से करा लेता हूँ. आई कैन इजिली स्विच. यानी कि इन एजुकेशन सेक्टर आई वुड से दैट द सप्लायर्स आर नॉट मच पावरफुल, बिकॉज सप्लायर्स को हम बता सकते हैं कि भाई ये टर्म्स हैं, क्योंकि कंपटीशन अगेन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना. तो फिर सप्लायर की पावर, जैसे अगर हम ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और हमारा डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस हो, तो हमारे जो सप्लायर्स हैं हमें डायमंड सप्लाई करते हैं. और जब हमें डायमंड सप्लाई करते हैं तो नाउ आई फील लाइक कि यार सप्लायर्स की पावर ज्यादा होगी, क्योंकि वो सप्लायर आपको अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकता है. क्योंकि डायमंड्स है, वो कमोडिटी है, वो रिसोर्स है, वो रॉ मटेरियल है जो इतनी आसानी से तो कहीं से नहीं मिल जाएगा. So in that situation, if I am operating in a diamond jewelry industry, then I might feel like that my suppliers are highly powerful. They can dictate me the terms, which is a challenge, which is a problem. समझे? और अगर किसी कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सप्लायर की इतनी पावर ना हो, तो फिर जो है, मुझे तो गुड, अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए, मैं तो चाहता हूँ पावर. सही है. और फिर पावर ऑफ बायर्स, पावर ऑफ सप्लायर्स, फिर एक होता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स का मतलब होता है दैट हाउ easily a new business can enter into your industry. कितनी आसानी से कोई नया बिजनेस आपकी इंडस्ट्री में एंट्री मार सकता है, उसको कहते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. और जितना इजी होगा आपकी इंडस्ट्री में आना, उतना मुश्किल हो, उतना इंडस्ट्री को मैं लेस अट्रैक्टिव एंड लेस प्रॉफिटेबल कंसिडर करूंगा. क्योंकि अगर जैसे पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इतना नहीं है. क्यों? क्योंकि लीगल अलाउड ही नहीं, लाइसेंसेज होते हैं. टेलीकॉम कंपनीज को अब लाइसेंस ही नहीं मिलता, एक्स्ट्रा 4 या 5 लाइसेंसेज हैं. अब इफ एनीवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री दे कैन नॉट, बिकॉज देयर इज नो लाइसेंस टू इट. The government is not issuing licenses for it. Now there is no threat of new entrant into the telecom industry. If someone wants to enter into competition with K Electric, कि वो मैं भी पावर सेक्टर का काम शुरू करूंगा, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है पैसे वाला, वो कह रहा है कि मैं इस पावर सेक्टर में काम करूंगा, तो अगर मैं पावर सेक्टर में काम करना चाहता हूँ तो नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए. ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनिशियली बहुत ज्यादा है. और सेकेंडली लीगली भी शायद प्रोटेक्टेड है मेरे ख्याल से, कि वो कोई हो ही नहीं सकता एंट्री. अगेन दे हैव नो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट. एजुकेशन टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कहता है कि मुझे टीचर बनना है तो बन सकता है, बन सकता है, अच्छी बात है, बन जाओ, आ जाओ, आई लव टू हेल्प. और लेकिन थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट ज्यादा है ना, क्योंकि एनीवन कैन जस्ट कम इन. समझ आ रहा है दैट हाउ? फोर्थ, power of buyers, power of suppliers, threat of new entrants, threat of substitutes. Threat of substitutes का मतलब होता है how in easily your industry can be switched by another industry. इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, जैसे टेलीकॉम की अभी मैं बात कर रहा था. द टेलीकॉम इंडस्ट्री माइट सून बी रिप्लेस्ड बाय सम सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एंड दिस इंडस्ट्री वुड बी रिप्लेस्ड. हाउ इजीली योर इंडस्ट्री कैन बी स्विच्ड बाय अनदर इंडस्ट्री. जैसे जैसे फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल क्लासेस जो हैं वो, नाउ दे माइट गेट
रिप्लेस वैसे नहीं हो सकती फिजिकल क्लासेस की, रिप्लेसमेंट मुश्किल है। नॉलेज के लिए ऑनलाइन इज गुड, बट फिजिकल लर्निंग गिव्स अ डिफरेंट स्पेस डेफिनेटली। बट फिजिकल लर्निंग या फिजिकल क्लासेस की आहिस्ते आहिस्ते हो सकता है ऑनलाइन से सब्सटीट्यूट हो जाए। 100% तो नहीं हो सकता, बट स्टिल हो सकता है कि कुछ तो इम्पैक्ट होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए, कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं, कितने सारी वेबसाइट्स हैं, कितना यूट्यूब भरा पड़ा है, सब चीज़ें मिल जाती हैं। समझ आ रहा है? तो दिस इज एक्चुअली चेंजिंग। फिफ्थ इज competitive rivalry. कंपेटिटिव राइवलरी क्या होता है? कंपेटिटिव राइवलरी होता है कि उस इंडस्ट्री में कितने सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और किस तरह का कंपटीशन उस इंडस्ट्री में चल रहा है। अगर कंपेटिटिव राइवलरी बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा लोग हैं जो उस मार्केट में से मार्केट शेयर लेना चाह रहे हैं, तो शायद वो इंडस्ट्री फिर इतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल और अट्रैक्टिव ना हो। बट अगर कंपेटिटिव राइवलरी बहुत ज्यादा नहीं है, कम कम बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं, अच्छे से ऑपरेट एथिकल स्टैंडर्ड्स में ऑपरेट करते हैं, तो फिर वहां पे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने में आपको मजा आएगा। द पॉइंट इज, माइकल पोर्टर सजेस्टेड कि आप किसी भी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस को एनालाइज करना चाहते हो। आप ये देखना चाहते हो कि उस इंडस्ट्री में मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ और मेरे लिए वो इंडस्ट्री अच्छी है या नहीं है। तो उसको माइकल पोर्टर ने कहा था कि आप उसको 5 एंगल से कंसिडर कर लो। नंबर वन, पावर ऑफ बायर्स। You should know that in that industry whether the buyers would be able to dictate you the terms or you will be able to dictate them the terms. अब ये भी याद रखना कि पावर ऑफ बायर वैसे तो हम तो चाहते हैं कम हो, लेकिन अगर ज्यादा है, अब जैसे स्पोर्ट्स वेयर इंडस्ट्री में नाइकी और एडिडास और काम करते हैं, वैसे तो इनका बहुत कंपटीशन है, बहुत सस्ती सस्ती चीजें मिल जाती हैं। वी हैव लोकल मार्केट्स फॉर एवरीथिंग, वी कैन गेट द चीपेस्ट पॉसिबल शूज और द शर्ट्स और द शॉर्ट्स। बट नाइकी को पता है कि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन ज्यादा है, और उन्होंने फिर क्या किया। अब वैसे बायर तो बहुत पावरफुल होते हैं, अगर आपने एक शूज उनको गलत रेट पे दिया, वो द पॉइंट इज के दे कैन स्विच, ऑप्शंस तो है। लेकिन फिर नाइकी ने किस पे इन्वेस्ट किया हुआ है? नाइकी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है ऑन टू इट्स ब्रांडिंग। ऑन टू इट्स ब्रांडिंग, कि इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम बना दो, ऐसे ऐसे एम्बेसडर्स और ऐसे ऐसे कैंपेन्स पे काम करो कि फिर खुद ब खुद जो है ना, बायर जो है वो उसकी पावर लो हो जाए, फिर पावर इतनी उसकी ना रहे। दैट्स हाउ यू डू इट। पावर ऑफ बायर्स। थर्ड, सेकंड होता है पावर ऑफ सप्लायर्स। पावर ऑफ सप्लायर्स क्या होता है? पावर ऑफ सप्लायर, वो शुड बी हाई और लो? इट शुड बी लो, इट शुड नॉट बी हाई। आई विल वांट कि मेरे सप्लायर मुझे अपने टर्म्स इतना इजीली डिक्टेट ना करें। जो मैं नाइकी वाली एग्जांपल दे रहा था कि अगर कोई फोर्स, नाइकी को माइंड में रखना, अगर कोई फोर्स आपके अगेंस्ट में है और या पावर ऑफ जैसे बायर्स बहुत ज्यादा है, देन आई कैन नॉट जस्ट से कि मैं टीचिंग इंडस्ट्री में हूं और मुझे पता है कि पावर ऑफ बायर्स ज्यादा है, तो ये या तो ये कहूँ कि मैं चलो छोड़ो यार मैं नहीं पढ़ा रहा, या फिर मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी करूं या मैं कोई इतनी अच्छी क्वालिटी का कुछ रखूं या कुछ सर्विसेज अच्छी रखूं या कस्टमर रिलेशंस अच्छे रखूं कि वो खुद ब खुद पावर ऑफ बायर्स कम हो जाए। खुद ब खुद पावर ऑफ बायर्स कम हो जाए, दे वांट टू देन बाय द प्रोडक्ट। नाइकी, समझ आया? उनका जो नाइकी खरीदने वाला बंदा वो नाइकी खरीदता है, वो कुछ नहीं कहता। समझ आता है? तो थर्ड situation in which this model might be used is uh, when designing when designing strategies। क्योंकि अगर मैं उस इंडस्ट्री में हूं और मैं उस इंडस्ट्री में रहना भी चाहता हूँ, तो फिर जाहिर है आई विल ट्राई टू कट डाउन दैट फोर्स विच इज अगेंस्ट दैट इंडस्ट्री, सो आई कैन एक्चुअली ऑपरेट वेल। जैसे मुझे पता है कि थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट अगर बढ़ रहा है टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी, तो फिर खुद ब खुद मैं खुद भी उस सब्सटीट्यूट का पार्ट, मैं ये यूट्यूब में आ गया, लेट्स से आई खुद लेट्स से टेक पार्ट इन that substitute. That's the best part. Then I'll have to strategize it, right? That's how businesses would work. I'll have to think and then see that what's changing, and then I need to adapt to that change. That's how it happens. समझ आ रहा है? और इसको, इस मॉडल को कहते हैं पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। और इसने कहा था कि आप इफ यू वांट टू एनालाइज अ सर्टेन इंडस्ट्री, यू नीड टू सी दैट हाउ पावरफुल योर बायर्स आर, हाउ पावरफुल योर सप्लायर्स आर, how easily a new business can enter into your industry, how easily that industry can be switched by another industry। जैसे यार न्यूप्लेक्स सिनेमाज या कोई भी सिनेमा इंडस्ट्री जो है, सिनेमा इंडस्ट्री नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम और इनके आने के बाद हिट हो रही है। डेफिनेटली सिनेमा एक्सपीरियंस को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, वो अलग ही फील है उसका, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने उनकी सेल्स को हिट तो किया है। अब एक नई इंडस्ट्री है ना, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट इज अ सेपरेट इंडस्ट्री। सो नाउ दैट इंडस्ट्री माइट
कैन नॉट रिप्लेस इट, बट एटलीस्ट सब्स्टिट्यूट का थ्रेट थोड़ा सा तो आ गया है, समझ आ रहा है। और सिमिलरली competitive rivalry, if that industry is having a lot of businesses with a lot of operations, then it might get difficult to operate in that industry, because वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो फिर एक दूसरे के अगेंस्ट प्राइस प्राइस अप कर रहे होंगे। तो फिर दिस इज हाउ दिस मॉडल विल लुक लाइक। एग्जाम में भी वैसे अगेन यही याद नहीं कर सकते, बट हमें, और ये ना लिखता है 4 फोर्सेस हैं, लेकिन ये होती 5 है, सही है, ये पांचों हैं। बस ये कंपेटिटिव राइवलरी हम बीच में लिखते हैं, क्योंकि ऑल दीज फोर्सेस विल अल्टीमेटली अफेक्ट दैट हाउ कंपेटिटिव दैट इंडस्ट्री इज। और एक दफा वैसे इसको रीड कर लेना। और ये वो फैक्टर्स लिखे हुए हैं विच विल डिटर्मिन द पावर ऑफ सप्लायर्स। ये वो फैक्टर्स लिखे हुए हैं विच विल डिटर्मिन, जैसे सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन, सप्लायर पावर क्या होता है जिससे मैं खरीदता हूँ। अब सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन होता है कि सप्लायर आपको जो है इंपॉर्टेंस देता है नहीं देता, क्योंकि आप अगर इतने से हो और सप्लायर बहुत बड़ा है, आप इतने से हो और सप्लायर इतना बड़ा है, आप बोल रहे हो वो बहुत $1 million बिजनेस चला रहा है, आप उसको जाके बोल रहे हो यार ये एक 1,000 रुपये का ऑर्डर देना, तो वो आपको शायद लिफ्ट ही नहीं कराएगा, बोले चल बे। और फिर हम बोले डिस्काउंट भी दो, तो शायद नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ऑर्डर साइज बहुत छोटा है। और अगर ऑर्डर साइज बहुत छोटा है तो हम सप्लायर को अपने टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं सप्लायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट सप्लायर माइट नॉट बी कंसंट्रेटेड ऑन योर ऑर्डर इवन, दैट्स आल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट हैपन। समझ आ रहा है, यही वॉल्यूम की बात भी इसमें आ जाती है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट्स, कि जो चीज़ मैं उससे मांग रहा हूँ वो क्या चीज़ है, कॉमनली एक्सेप्टेड चीज़ है या डायमंड्स मांग रहा हूँ। समझा, तो ये बेसिकली ये फैक्टर्स हैं। एक दफ़ा बस इसको रीड कर लेना, चाहो तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा वर्किंग भी कर सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रट्टा नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते क्योंकि एग्जाम में वो आपको बताएगा, इतना मुश्किल नहीं होगा, सिंपल होता है वैसे। बस इसमें वो आपको खुद ही बताएगा कि ये इंडस्ट्री में ये चीज़ें चल रही हैं, नाउ एनालाइज दिस इंडस्ट्री। एंड व्हाई एम आई एनालाइजिंग दिस इंडस्ट्री? Why do I want to analyze the industry? Because I want to design a business strategy for my school. Don't forget that. And I was in the process of analyzing the shakal of that business. Don't forget that, okay? ये शक्ल देखने के प्रोसेस में मैंने सबसे पहले अपना ओवरऑल स्ट्रैटेजिक एनालिसिस किया, फिर मैंने अपना एनवायरनमेंट एनालाइज किया, और फिर मैंने अपनी अपनी पूरी इंडस्ट्री देखना चाहिए। और ये अगर आप वही डिस्कशन जो शुरू में किया मैंने, कि मैंने तुम लोगों को डायरेक्टर बनाया और डायरेक्टर बनाने के बाद पूछा एबीसी स्कूल की स्ट्रैटेजी बना के दो, तो तुम लोगों ने फिर कहा कि अच्छा शुरू कैसे करेंगे। तो शुरू करने के लिए जो फ्रेमवर्क्स, जो मॉडल्स मुझे काम आते हैं, उनको ये सारे वो वाली बातें हम कर रहे हैं। द मॉडल्स विच विल हेल्प मी टू एनालाइज my own position. I can use sort, I can use pest, and I can use Porter's 5 forces। और एक और भी मॉडल है जो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, सही है। जस्ट मेक योर नोट्स एंड एक दफ़ा रीड कर लेना, चाहो तो बुक का भी एक्सट्रैक्ट रीड कर लिया करो, बुक भी खोल सकते हो, नोट्स भी खोल सकते हो, या जो मॉडल पढ़ो फिर उसके जाके नोट्स पढ़ लोगे तो कंटेंट आपका बहुत फिट हो जाएगा, सही है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।